गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जो वो स्टडी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो वो स्पेशली 10th क्लास के लिए होगा। अगर कोई जो वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे जिसमें जो वो 10th क्लास तक जो वो मैथ्स पूछ जाता है या 10th क्लास का जो वो मैथ्स पूछ जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में जो भी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो वो 10th क्लास मैथ्स से रिलेटेड जो वो बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछ जाता है 10th क्लास तक का, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम बहुत कुछ वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो भी जो वो लगने वाले हैं, टर्म 2 वाले बोर्ड के एग्ज़ाम। तो वो शायद आपका पेपर जो वो 2 अप्रैल को जो वो शायद पेपर है, उसको जो वो आप चेक कर लीजिए कब जो वो पेपर है मैथ्स का। तो जैसा उसमें जो वो पैटर्न रखा गया है कि जैसे 20 जो वो एमसीक्यू पहले पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह के जो वो हम लोग जो वो यहाँ पे 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सोच समझ के जो वो ये पेपर जो वो क्रिएट किया गया है। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़े से आपको जो वो ऐसा लगे कि टफ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए कि आप जो वो अगर इस पेपर को जो वो सॉल्व कर देते हो, तो जो वो आपको एग्ज़ाम में तो देखिए बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है, नहीं पूछे जाते हैं इतने टफ क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो जो आप जो भी बोर्ड का पेपर होगा वो जो आपको बहुत ही ईज़ी लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वो जैसे प्री बोर्ड होता है, जो उसी टाइप का जो वो ये पेपर है, जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड लिया जाता है। अब इस बार तो प्री बोर्ड तो बोर्ड ने जो वो नहीं लिए, लेकिन जो भी अपनी तरफ से जो प्री बोर्ड करवा सकता था उन्होंने जो वो प्री बोर्ड करवाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो हम लोग जो पहले 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो बाकी सभी क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। तो पहले इस पार्ट में जो वो अभी हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे साथ में। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। ये जो वो सब कुछ जो वो जैसे आपके जो भी सैम्पल पेपर थे, प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसको सबको देख करके जो वो ये बनाया गया है। कोसेकेंट थीटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे -1 है, 0 है और सी में जो वो शायद 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोसेकेंट और साइन को अगर ध्यान से देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है। जब भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो बीच में और एक दूसरे के अपोजिट पूछा हो, तो जो वो 1 आता है। पता है कैसे? क्योंकि जब आप जैसे मान लो कोसेकेंट और साइन नहीं पूछा गया हो, जैसे आपको पूछा गया कि कॉस और सेकेंड पूछ लिया इसने या tan और cot पूछ लिया, तब भी आंसर जो वो 1 ही आने वाला था। पता है कैसे? देखिए सबसे पहले तो कोसेकेंट थीटा आपको पता है कि साइन का अपोजिट होता है। तो अगर मैं साइन को जो वो 1 अपॉन कोसेकेंट लिख दूँ, ठीक है? साइन की जगह, क्योंकि साइन को जो वो 1 अपॉन कोसेकेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है। तो साइन की जगह अगर मैंने 1 अपॉन कोसेकेंट लिख दिया, तो कोसेकेंट से कोसेकेंट कैंसल हो गया, तो बचेगा 1। अगर आप उल्टा देखें, तो अगर मैंने कोसेकेंट का उल्टा साइन होता है, तो मैं कोसेकेंट की जगह अगर 1 अपॉन साइन लिख दूँ, तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो भी 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो वो नहीं समझना है, उससे रिलेटेड जो वो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन जो वो एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको जो वो आ सकता है कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है? तो वो भी 1 होगा, ठीक है? जब अपोजिट दिया होगा तो जो वो 1 होगा, ठीक है? अपोजिट नहीं दिया होगा, जैसे मान लो साइन और कॉस जो वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, तो साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस दे दिया इसने मान लो, ठीक है? तो इसकी जैसे थीटा जो वो अगर थीटा की वैल्यू दी है, तब तो जो वो कुछ और जो वो आंसर आने वाला है, जैसे 30 या 60 कुछ भी दिया हो, तो जो वो इसकी जो वो अलग से नंबर में जो वैल्यू निकलने वाली है। लेकिन अगर साइन और कॉस दिया है, ठीक है, अगर स्क्वायर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब तो आपको पता है कि एक फार्मूला है हमारे पास। 3 ही फार्मूले हैं, 3 ही आइडेंटिटीज है हमारे पास यहाँ पे 10th क्लास में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसमें उसी में से जो वो है ये जो वो एक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो वो 1 के इक्वल होता है जब बीच में मल्टीप्लाई हो। अगर साइन और कॉस ही पूछे, तब जो वो आंसर साइन और कॉस को जो वो आप क्या कर सकते हो, देखिए जैसे ऑप्शन में जो वो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं। साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस ही लिखा है इसने, ठीक है। अब साइन और कोस क्या लिखा है, तब तो आपको पता है कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब साइन और कोस क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है नहीं, तो जो वो ऑप्शन भी आपको कुछ इस तरह से ही देगा। देखिए साइन को हम लोग जो वो 1 अपॉन कोसिकेंट लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कोसिकेंट तो ऑप्शन में मिल सकता है आपको कि कॉस थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो कुछ इस तरह से जो वो घुमा फिरा के जो वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे पी ऑफ
ए के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब है कि ए नहीं की जो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले जो वो इसको देखिए, आपको जो वो अच्छे से समझ आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, देखिए जब बार लगाया तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब है जो भी इवेंट है उसके ऊपर मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी है ई नहीं की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है जब भी बार लगाओ। तो ई नहीं की दी है 0.68, ठीक है। तो जो ये पूछ रहा है कि पी ए की मतलब उस चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको पता है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं वो जो वो 0 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। 0 और 1 के बीच में रहेगी, माइनस में नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी और उसमें जब वो उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो जो वो 1 के इक्वल होंगी, क्योंकि 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती, इसलिए आने की और नहीं आने की जो वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको आने की दी हो तो जो वो 1 में से माइनस करिए, ना आने की निकल जाएगी। जब आपको ना आने की दी हो तो 1 में से उसको माइनस करिए, आने की निकल जाएगी। सीधे जैसा लॉजिक है कि आपको जो वो यहाँ पे 1 में से इसको माइनस करना था, ठीक है। तो 1 में से माइनस करेंगे इसको तो 1 में से, क्योंकि 1 में डेसिमल नहीं है तो आगे डेसिमल लगाइए, ये तो आपको पता होना चाहिए 1.00, ठीक है। 1 में से माइनस करना है तो डेसिमल 68 ऐसे माइनस करना पड़ेगा। फिर जो वो यहाँ से बोरो ले ली, 10 में से 8 माइनस हुआ, 10 में से 8 माइनस हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 माइनस हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 9 में से 6 माइनस हुआ 3, तो 0.32 जो वो यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे 0.08 हुआ होता तो भी आपको जो वैसे ही कुछ इस तरह से करना था, ठीक है। या 6 हुआ होता तो जो आपको जैसे मान लो यहाँ पे जो वो मान लो 0.06 था, तब जो वो ए ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1 में से 0.06 माइनस करेंगे तो 0.94 आ जाएगा, 94 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो वो पेपर में जरूर पूछा जाएगा, और सैम्पल पेपर में भी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे तो ऐसा भी बनेगा और इस टाइप का भी प्रोबेबिलिटी से जो वो आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट 60 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ कोसेकेंट 60 डिग्री पूछा है। अब देखिए आपको जो वो टेबल जो वो पता होना चाहिए। आपको मान लो कोसेकेंट की नहीं पता है तो फर्स्ट वाले 3 की जो याद रख लो, जैसे साइन होता है, कॉस होता है, जैसे टैन होता है, सिकेंट होता है, फिर जो वो अच्छा साइन कॉस टैन, यहाँ पे कोसेकेंट होता है। एक सीक्वेंस में याद रखिए पहले इनको, कोसेकेंट फिर जो वो सिकेंट होता है, फिर जो वो यहाँ पे कॉट होगा। तो साइन कॉस टैन कोसेकेंट सिकेंट कॉट। बार बार मैसेज आ रहा है, मैं इसको जो बंद कर देता हूँ, डेटा जो वो ऑफ कर देता हूँ ताकि मैसेज ना आए। ये जो फर्स्ट वाले 3 है, ये जो वो लास्ट वाले 3 के अपोजिट होंगे रिस्पेक्टिवली। जैसे साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कॉस का अपोजिट जो वो सिकेंट, टैन का अपोजिट जो वो कोटेंजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अगर फर्स्ट वाले 3 की वैल्यू पता है तो जैसे साइन साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो वो 1/2 होती है, तो वैसे ही इसका मतलब है कि कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो वो क्या होगी, 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो सॉल्व करना था। अगर आपको टेबल पहले से ही याद है, आपने जो वो अच्छे से इसको मतलब कि बना लिया है, अगर बना लेंगे, कई बार ऐसा होता है कि टेबल जो वो याद नहीं होता है लेकिन बना लेते हैं बच्चे, ठीक है। जल्दी जल्दी से उसको जो वो बना लेते हैं, दिमाग में होती है कईयों की वैल्यू, तो वैसे याद रखना है तो वैसे रख लो। अगर आपने जैसे मुझे भी जो वो टेबल ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे तब जो वो कुछ वैल्यूज तो याद है, लेकिन डायरेक्ट जो वो एकदम से पूछेंगे तो एकदम से दिमाग में जो कैलकुलेशन करना पड़ेगी थोड़ी सी। तो वैसे अगर आपको आता है, जैसे मर्जी आता है, तो आपको जो वैसे याद होना चाहिए। जैसे कोसेकेंट 60, तो मैं जो वो यहाँ पे मुझे पता है कि कोसेकेंट 60 बोल रहा है, ठीक है। तो साइन 60 की डिग्री की जो वैल्यू होती है वो मुझे पता है, ठीक है। तो साइन 60 जो वो क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 होता है। तो इसका मतलब है कि कोसेकेंट 60 साइन का अपोजिट जो वो कोसेकेंट होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे किस tan और या यहाँ हाँ tan और cot की जो वैल्यू है वो जो वो कितने डिग्री पर जो वो आपस में इक्वल होती है। tan और cot की जो वैल्यू होती है वो जो वो कितने डिग्री पर इक्वल होती है। तो देखिए आपको जो वो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि tan और cot की वैल्यू जो वो 45 डिग्री पर जो वो इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब साइन हम लोग जो वो 45 लिखते हैं और cos 45 लिखते हैं, तो जो वो दोनों की वैल्यू ही जो वो 1/√2 होती है, और इसकी भी जो वो 1/√2 होगी, क्योंकि tan जो वो साइन अपॉन cos होता है,
tan जो वो sin अपॉन cos होता है। इसका मतलब है कि सेम जो वो अगर डिवाइड करेंगे तो जो वो 1 आ जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको जो वो ऐसे पूछा जाए कि tan और cot क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, अगर अपोजिट है तो इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि कब जो वो इक्वल होगा। इक्वल वो तभी होगा अपोजिट, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हुआ अगर इसने कोई बोला है, वो जो वो कब इक्वल होगा, वो तभी इक्वल हो सकता है जब जो वो कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास है जिसका अपोजिट करने पर भी वही रहता है। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपको अपोजिट पूछा जैसे tan और cot इसने पूछ लिया कि कब जो वो सेम रहता है, तो आपको जो वो कुछ ऐसी वैल्यू जो वो tan की पता होनी चाहिए जब जो वो उसका अपोजिट भी वही वैल्यू रहने वाला है। जैसे 1 है हमारे पास, तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 के नीचे 1 होगा, तो इसका अपोजिट करने पर जो वो 1/1 ही रहेगा, तो ये जो वो 1 ही रहेगा। 1 का अपोजिट जो वो 1 ही होता है, ठीक है। इसलिए जो वो tan और cot की वैल्यू जो 45 डिग्री पर जो वो सेम रहती है, ठीक है। ऐसे ही जो वो कई सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे 90 डिग्री साइन और साइन जो वो साइन और कोसिकेंट जो वो अगर आपको पूछा जाए, देखिए साइन और कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के अपोजिट है। कब जो वो साइन की डिग्री साइन की जो वो 1 होती है, अब जो वो आप वो मत चेक करिए कि जो कब जो वो कितने डिग्री पर इक्वल होती है, बस इतना चेक करिए कि साइन की वैल्यू कब जो वो 1 होती है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट तो है ही। तो देखिए साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन साइन 91 होता है, तो 90 डिग्री पर जो वो साइन और कोसिकेंट की वैल्यू 1 रहेगी, इक्वल रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको एक बात और जो वो यहाँ पे समझने को आई होगी कि कैसे जो वो ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से इतना टफ पेपर जो वो नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो बनेगा। लेकिन अगर आपको जो वो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जो वो पहले से ही ये क्वेश्चन आते हैं, आप खुद इमेजिन करिए, खुद सोचिए कि हमें ये क्वेश्चन आते थे कि नहीं आते थे। अगर आते थे तब तो आपकी स्टडी जो वो बहुत अच्छे से चल रही है। आपको जो वो आपके जो वो 80 या 90 मार्क्स जो वो आने से कोई नहीं रोक सकता। 50 मार्क्स का होगा, लेकिन मैं टोटल एवरेज जो वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है इसने कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, तो रेडियस दिया है, इसने बोला है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो निकालना है। अब देखिए स्फीयर होता है कुछ इस तरह से, स्फीयर जो वो अंदर से जो वो बिल्कुल फिल भरी होता है अंदर से, तो इसने बोला है कि उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, जो जो सरफेस जैसे बॉल है, जैसे कोई पत्थर है बिल्कुल गोल है पत्थर, तो अंदर से जो फिल है, तो उसका जो बाहर वाला एरिया है उसको जो पेंट करना है, तो कितना आपको जो वो कितना एरिया पर जो वो पेंट करना पड़ेगा, एक्चुअल में वही पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना जब इसका सरफेस एरिया, कितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका फार्मूला होता है 4πr²। 4πr²। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे। आर जो वो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर डायमीटर दिया होता, व्यास दिया होता, तो जो बार निकाल लेते हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर जो मेरे ख्याल से 2464, क्योंकि यहाँ पे एरिया पूछा है इसने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो इसको आप खुद करिए, प्रैक्टिस करिए। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें कोण की, कोण मतलब शंकु की बात करें, तो शंकु में जो ये जो ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया होता है πr। अगर इसमें जो वो नीचे वाला भी बोल दिया जाए, मतलब कि कुल बोल दिया जाए, टोटल बोल दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें जो वो ये जो नीचे वाला क्योंकि स्क्वायर सॉरी सर्कल है, तो सर्कल का होता है πr²। तो πr² और πrl को प्लस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे l प्लस आर जो वो इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ऐसे जो वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एक और बात है, इस स्फीयर में जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 4πr²। लेकिन अगर इसको बीच में से काट दिया जाता है, तो आप सोचेंगे कि इसका जो बीच में से काट दिया तो 2πr² हो जाएगा। नहीं, 2πr² नहीं होगा, क्योंकि बीच में से काटेंगे तो ये जो वो कुछ इस तरह से कटेगा। ये जो ऊपर जब जो कटा होगा वो भी तो एक सरफेस बन जाएगा, क्योंकि अंदर से तो वो फिल है। अंदर जैसे मान लो एक पत्थर है बिल्कुल गोल है, इसको बीच में से मैंने काट दिया, ठीक है, आधा काट दिया, तो जो आपको जहां से काटा होगा वो भी तो एक सरफेस बन जाएगा, वो एक सर्कुलर सरफेस बनेगा। इसलिए इसमें जो वो क्या ऐड करना पड़ता है, जब हाफ हेमिस्फीयर बोला जाए तो πr² भी इसमें ऐड करना पड़ता है। तो 2πr² और πr² जो इसमें ऐड करेंगे तो जो वो आपका फार्मूला कुछ अलग बनेगा। तो इस बात पर आपको जो वो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही आइडेंटिटीज जो वो पूछी गई है, साइन कॉस। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा =1। मैं बोलता हूँ कि इस एक आइडेंटिटी से, इस एक फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा =1, 100% जो वो जब तक जो वो मैथ्स का मतलब कि इस 10th क्लास में जो वो पेपर आएगा, तब तक जो वो मतलब ये इससे रिलेटेड तो पूछा ही जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मतलब इन 3 में से एक क्वेश्चन तो पक्का जो वो पूछा जाएगा, या तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, या तो बीच में यूज़ होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो वो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो वो 3 फार्मूले हैं। देखिए यहाँ पे जो वो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आपको जो पता है कि कॉट का जो वो किसके साथ होता है, कोसेकेंट के साथ होता है। अगर आप याद नहीं है तो ऐसे याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस हमें कैसे याद रखना है, जैसे साइन कॉस टेन, सीक्वेंस याद रखिए पहले इनका, साइन कॉस टेन, कोसेकेंट, सिकेंट,
और लास्ट में होता है कॉट। देखिए साइन और कॉस के बीच में है, लेकिन इनके बीच में प्लस है। देखिए स्क्वायर तो करना है, इक्वल टू 1 भी करना है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे टेन, टेन का किसके साथ है, टेन का जो वो सिकेंड के साथ है। ठीक है, टेन का जो वो किसके साथ है, सिकेंड के साथ है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, इनके बीच में माइनस होगा, और इक्वल टू तो 1 ही होगा, इनके इक्वल टू भी 1 होगा। बस इसमें साइन और कॉस के बीच में प्लस होगा बीच में, और टेन और सेकेंड के बीच में जो माइनस होगा, और बच गए हमारे कोसिकेंट और कॉट, इनके बीच में माइनस होगा। तो उसी से फार्मूला निकल के आया है। देखिए 1 प्लस, देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला फिर से। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है हमारा फार्मूला। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो वो इस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा जो वो दूसरी साइड जाके जो वो माइनस हो रहा है यहाँ पे, दूसरी साइड जाके जो वो प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस करके लिख दिया, तो ये जो वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो वो तीनों याद रखने हैं। मतलब कि अगर आपको जैसे हमारा जो फर्स्ट जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, आपने जो ऐसे क्वेश्चन जो वो कई सारे किए होंगे जिसमें कि ऐसे किया जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ऑप्शन में जो वो ऐसा मिल रहा है, तो आपको इसके बराबर हो जाएगा। या आपको उल्टा पूछ दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। बस ये फार्मूले से जो वो आगे पीछे करके जो वो इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको जो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। The volume of cuboid having dimension 20 मीटर, 15 मीटर और 35। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, और यहाँ पे सेंटीमीटर है। इसका मतलब है, देखिए जब भी आपको जो वो कैलकुलेशन करनी है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, यूनिट जो वो सेम होने चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए था। या तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर बना दो, यहाँ पर भी सेंटीमीटर बना दो। तो आपके पास ऑप्शन था यहाँ पे कि मीटर को सेंटीमीटर बना दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 20 मीटर में जो 20 100 मतलब कि 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे 15 मीटर है तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 35 सेंटीमीटर पहले से ही है। लेकिन इससे अच्छा था कि आप जो वो यहाँ पे क्या करें, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें। पता है क्यों? देखिए कैसे, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी यहाँ पे मीटर क्यूब में ही है, क्योंकि जो वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम पूछा है, यस वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही निकलेगा। तो मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब, इसका मतलब मीटर में ही इसको चेंज करना पड़ना था पहले। देखिए डायरेक्ट जो वो कोई भी क्वेश्चन है, देखिए बिना सोच समझ के जो वो आपने नहीं करना है। ठीक है, आपने जो उसको बिल्कुल देखना है पहले कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्या पता क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा चेंज करके घुमा फिरा के जो वो दे दे, तो वही जो वो घुमा फिरा के जो वो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ताकि आपकी जो वो अच्छे से जो वो क्वेश्चन पेपर को रीड करें, तभी जो वो सॉल्व करें। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो वो ऐसा क्वेश्चन था जैसे शायद जो वो उसमें 3.5 था, या यहाँ पे 1.5 था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटीमीटर से जो वो मीटर में चेंज कर लेता हूँ। आपको पता है कि 1 मीटर में जो वो 100 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर जो वो कितने मीटर के इक्वल हो जाएगा, 35/100 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जो वो 1 मीटर में जो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.35 हो जाएगा। या तो आप 35/100 ही डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो। देखिए जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट यही होता है। ठीक है, क्यूबॉइड जो वो कुछ इस तरह से होता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए जब भी वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो बेस का एरिया और उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ में अप्लाई होगा, उन फिगर में ये जो वो फार्मूला अप्लाई होगा जो मैं बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वॉल्यूम निकालने के लिए सिर्फ यही फार्मूला, यही जो वो ट्रिक आप याद रखिए। उसमें यूज़ करना है जिसमें जो वो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड आपको सेम दिखाई दे रही है। इसमें ऊपर वाला फेस और नीचे वाला बिल्कुल सेम है, जबकि जो हमारा क्यूब होता है उसमें भी ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस जो वो इक्वल होता है, तो इसमें भी जो वो ये काम करेगा। और भी कई सारी फिगर है, जैसे बेलन होता है, इसमें भी जो वो फार्मूला काम करेगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका। ठीक है, तो वैसे ही जो वो यहाँ पे अगर मैं क्यूबॉइड बना दूं, तो क्यूबॉइड में नीचे जो वो रेक्टेंगल है, मतलब कि आयत है, आयत का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो इसमें हाइट मल्टीप्लाई करें तो हाइट का फार्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो वो फार्मूले आपको जो वो याद रखने हैं। ठीक है, अब तो कुछ दिन ही बचे हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से जो वो अच्छे से स्टडी की है, तो जो वो आपको फार्मूले तो याद होने ही चाहिए पहले से ही। ठीक है, अब लेकिन अभी भी जो वो 5-7 दिन का जो भी जितना भी टाइम है आपके पास, अभी 5-7 दिन नहीं, बहुत सारा टाइम है। लेकिन पेपर जो आपके शायद जो वो पहला साइंस का होगा, तो उसको देख लीजिए कि कब है, तो उस हिसाब से जो वो आप अपना टाइम टेबल तैयार कीजिए। मैथ्स में कितनी छुट्टियाँ, उस हिसाब से, अगर छुट्टियाँ कम है उस पेपर में, आपको जो वो थोड़ा सा वो पेपर में जो वो प्रॉब्लम है, टफ लगता है, तो उसको जो वो उस हिसाब से जो मैनेज करिए। ठीक है, अगर आपको जैसे मैथ्स का पेपर है मान लो, तो उसमें जो वो एक ही छुट्टी है, आपको लगता है कि उसके लिए जो वो 2-3 छुट्टियाँ होनी चाहिए, तो उस टाइम को जो वो पहले जो जब आपको बीच में जो वो टाइम लग रहा है, तो उसको पहले जो वो पढ़िए इसको, उस सब्जेक्ट को।
ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो टाइम टेबल तैयार कीजिए। अब पेपर तक जो वो आपको कुछ भी फालतू की जो वो मतलब कि ऐसे गेम्स वगैरह जो वो नहीं खेलनी है, या कुछ भी इंजॉय करते हो जो मर्जी, ठीक है, वो जो वो नहीं करना है। पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम में जो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, जैसे मान लो आपके जो वो 85% आ गए, ठीक है, काफ़ी अच्छे नंबर है, या 95% आ गए, बहुत अच्छे हैं, या 98% आ गए, बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या 99 ही आ गए गलती से, ठीक है। तो देखिए इतनी खुशी होती है जी कि जब कोई आपका बहुत ही खास फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपके उस फ्रेंड से ज़्यादा नंबर आ गए, थोड़ा सा दुख तो होता ही है, ऐसे ही उसके साथ तो आप बोलेंगे कि यार थोड़ा सा दुख हो गया मुझे, लेकिन अंदर से तो खुशी होती है कि उससे ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो देखिए दोस्त जब फेल हो जाता है ना, तब जो वो दुख होता है, लेकिन दोस्त जो वो जब फर्स्ट आ जाता है, टॉप पर आ जाता है, तब ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो इसलिए जो वो अगर आपको जो वो खुश रहना है, तो अपने दोस्तों से जो वो ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करो। मतलब यही टाइम है, बोलने का सीधा सा मतलब यही है, बोलने का सार यही है कि जो वो अभी टाइम है आपका पढ़ने का, तो पढ़ने पे ध्यान दो, अच्छे से स्टडी करो। आपको जो वो बाद में जो वो पता लगेगा कि हमने जो वो अच्छे से स्टडी की थी, तभी जो वो अच्छे से नंबर आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। 15 मल्टीप्लाई बाई 35 को मैंने क्या बोल दिया, 35, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना था, तो 35/100 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक जीरो से तो मैंने एक जीरो काट दी, ठीक है। यहाँ पे जो वो फार्मूला पहले से ही पुट करके रखा है, आपको जो फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई तो पहले से ही लगा हुआ था, बस आपको ने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था। तो यहाँ पे 2 से मैंने जो वो 10 काट दिया, 5 आ गया यहाँ पे, तो 5 से मैंने जो वो इस 7 को काट दिया, 5 7 जा जो 35 होता है, तो 15 7 जा 105 होता है, तो 105 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 105 मीटर क्यूब, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन वंस। जो डाइस होता है पास से जो वो एक बार फेंका गया, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो वो 3 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन जरूर बनता है, 3 चीज़ें याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए प्राइम नंबर की, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी पूछा जाए आपको इवन नंबर की, सम संख्या की, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी जो वो आपको पूछा जाए, इवन नंबर होते हैं और जो वो एक ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर, और एक भी होते हैं भाज्य, जो कि हम लोग बोलते हैं उसको कंपोजिट नंबर, उसकी भी देख लीजिए। वैसे ये पूछेगा नहीं, मेरे ख्याल से कंपोजिट नंबर पूछा नहीं है इसने, पूछ सकता है, ठीक है। इन 4 की आप याद रखिए। देखिए जो फर्स्ट वाले 3 मैंने लिखे हैं, प्राइम नंबर, देखिए जब भी कोई पासा फेंकते हैं उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। देखिए इसमें जो वो खास बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो वो 3 ही हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर को मैंने जो वो यहाँ पे ग्रीन जैसे कलर से जो वो मैंने राउंड कर लिया। अगर हम बात करें कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी इसमें 3 ही है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर भी देखिए 2 है, ये 2 जो वो इवन नंबर भी है, ठीक है, तो प्राइम नंबर भी है, ठीक है। फर्स्ट एक ही हमारे पास जो वो इवन प्राइम नंबर है, तो जो 2 ही है, तो एक जो वो हमारे पास 3 है और एक 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से 3 ही हमारे पास प्राइम नंबर है, 6 में से 3 ही हमारे पास इवन नंबर है, 6 में से 3 ही हमारे पास ऑड नंबर है। तो 3/6, 3/6, 3/6, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, फेवरेबल टोटल, फेवरेबल टोटल, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या, टोटल परिणामों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणामों, सॉरी, ये फेवरेबल आउटकम मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता होगा। तो 3/6 जो वो काट करके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ जाएगा। मतलब कि हाफ जो वो चांसेज होंगे, 50% चांसेज होंगे कि प्राइम नंबर आए, 50% ही चांसेज होंगे कि इवन नंबर आए, 50% ही चांसेज होंगे कि और नंबर आए, विषम संख्या आए। अब बात करते हैं लास्ट कंपोजिट नंबर, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में जो वो आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 जो वो पासे में आ सकते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके जो वो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, तो इसके तो 2 ही फैक्टर हैं, लेकिन 4 और 6 हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनके जो वो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो वो हमारे पास 2 है। 6 में से कितने हुए, 2 हुए, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 6 होता है, 1/3 जो वो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर है, जैसे तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपने 3/6 निकाली, आपने काटा नहीं, इसको सिंपल नहीं किया, तो यहाँ पे आपको 3/6 नहीं मिलने वाला ऑप्शन में, तो 1/2 है, तो 1/2 पे टिक करिए, या तो 1/2 नहीं है तो 3/6 होगा, दोनों में से कोई एक तो होगा ही, ठीक है। तो ऐसे आपको जो वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये बोल रहा है कि कौन सी जो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 0 और 1 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी, तो माइनस में तो नहीं हो सकती, ए जो वो नहीं हो सकता। ये यहाँ पे 23% है, अगर मैं परसेंटेज को हटा दूँ तो डिवाइड जो वो 100 से हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज हटता है तो डिवाइड 100 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 23/100, जब भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में ही आएगी वैल्यू, ठीक है।
तो 0 से छोटी तो नहीं हो सकती, तो 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। वैसे 15/100 है तो 15/100 भी एक ऐसा नंबर है, 15 छोटा नंबर है और 100 बड़ा नंबर है, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती, माइनस सिंबल लगा है यहाँ पे, तो माइनस में नहीं हो सकती। अब आप बोलेंगे जैसे मैंने 100/77 लिख दिया मानो, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि 1 से बड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए द एम्पीरियल रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन जो वो माध्यक और बहुलक मीन मोड मीडियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि जैसे दो वैल्यू दी है, जैसे मीन दिया है मीडियन दिया है तो मोड निकल जाएगा, या मोड दिया है मीडियन दिया है तो मीन निकल जाएगा, या मीन और मोड दिया है तो मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग बात है इसकी। तो फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, बहुलक जो वो 3 माध्यक और 2 माध्यक इक्वल होता है, तो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें आपको जो वो कंफ्यूज करने के लिए जो बहुत सारे जो वो ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन आते हैं, नन ऑफ दिस भी आता है कई बार, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि नन ऑफ दिस तो नहीं है, आप जो वो जल्दबाजी में जो वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में जो वो गलत कर देते हो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, मोड जो वो ए हो जाएगा, इसको आप जैसे मर्जी जो वो याद कर लें, जैसे मर्जी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे लिखा है इफ रेडियस ऑफ अ कोन, कोन मतलब कि यहाँ पे शंकु की बात कर रहा है, कोन की बात कर रहा है, रेडियस दिया हो, रेडियस कितना दिया है, अच्छा रेडियस आर बोला है इसने, और टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया इसने। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि टोटल तो पूछे तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और उसमें जो वो नीचे वाला भी प्लस करेंगे, टोटल पूछा क्योंकि इसने कर्व भी पूछा होता तो पाई आर एल होता, ठीक है। कर्व क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कई बार, ठीक है। तो अगर आपने वो 10th क्लास वाली, तो वो पीछे भी जो वो कई सारी वीडियो जो वो बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको भी जा करके देख सकते हैं, उनमें भी जो वो हमने कई सारे फैक्ट्स जो वो डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आर है जैसे, और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो एक तो पाई आर एल और पाई, टोटल सरफेस एरिया में जो वो कोण है, पहले तो मैं बना देता हूँ, ये है कोण, ठीक है, शंकु है, शंकु का जो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है हो जाएगा पाई आर एल, और उसमें जो वो नीचे वाला भी प्लस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरे ख्याल से पाई आर जो वो कॉमन आ जाएगा, और एल प्लस आर जो वो बीच में बचेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी किसी का होता है, तो इसको आप देखिए, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये किसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, देखिए हाँ, सर्कल जो होता है, जो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाती है, मतलब कि छेद करती हुई जाती है, उसको हिंदी में छेदक रेखा ही बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है। जो ऐसे चली जाएगी, सर्कल को काटती हुई आगे निकल जाएगी, तो उसको जो वो सेकेंड लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो छेदक रेखा हिंदी में इसको बोलते हैं, जो सर्कल के आर पार निकल जाए, जो सर्कल के आर पार ना निकले, जैसे ऐसे है, यहाँ पे पॉइंट में मेरे यहाँ पे 2 फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट जैसा है जिसके 2 एंड पॉइंट है, तो इसको जो वो कॉर्ड बोलते हैं, और सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर जो वो सेंटर से आ जाता है, तो कितने सारे डायमीटर होते हैं, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। अगर पूछे कितने रेडियस होते हैं, बहुत सारे रेडियस होते हैं। अगर पूछे कितनी टेंजेंट लाइन उसके, तो बहुत सारे उसके, क्योंकि टेंजेंट लाइन जो वो डिपेंड करती है किस पर, एक स्पर्श बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कितने बिंदु हो सकते हैं बाउंड्री पर, सीधी ऐसी बात है कि इन्फिनाइट हो सकते हैं, कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही टेंजेंट लाइन जो वो कितनी हो सकती है, इन्फिनाइट हो सकती है। तो ऐसी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे अ सर्कल कैन हैव द मोस्ट पैरेलल लाइन, तो समानांतर रेखाएं जो वो सर्कल में कितनी हो सकती है। देखिए एक, अगर मैंने एक लाइन लगाई तो इसके समानांतर सिर्फ एक ही हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे समानांतर रेखा लगाई तो इसके समानांतर सिर्फ एक ही हो सकती है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपको मैक्सिमम जो वो 2 ही पैरेलल लाइन मिलने वाली है, ठीक है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 13, इफ मीन जो वो आपको दिया है, ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया कि मीन और मीडियन, मध्य और माध्यक दिया है, तो जो आपको मोड बड़े आसानी से निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला है, वही फार्मूला है जो हमने अभी डिस्कस किया, मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, जरा सॉल्व कर देते हैं इसको। मीन जो वो 68 है, तो मीन जो वो यहाँ पे 68 बनना है, आपने क्या निकाला है, मोड निकालना है। तो मोड जो वो यहाँ पे पहले से ही जो वो इस साइड है, 3 मीडियन जो वो यहाँ पे 53 दिया है, 53 और माइनस है बीच में 2 मीन इन दोनों के बीच में, 2 मीन के बीच में कुछ सिंबल नहीं है, कुछ सिंबल नहीं होता है, तो आपको बताया कि मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई मीन, तो मीन जो वो 68 है। आप जो वो इसको मल्टीप्लाई करिए, 68 मल्टीप्लाई 2 करिए, फिर इन दोनों को माइनस करिए, तो आपका आंसर जो वो मेरे ख्याल से 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर,
देखिए सेक्टर का एरिया निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ए है त्रिज्या खंड कोई, दो त्रिज्याओं के बीच में जो वो एरिया जो भी होता है वो निकालना है आपने। और इसने बोला है कि रेडियस जो वो 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो वो 6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंगल भी गिवन हमें 60 डिग्री। कई बार जो वो क्वाड्रेंट लिखा होता है तो उसमें एंगल नहीं दिया होगा। आपको पता है कि क्वाड्रेंट का मतलब जो वो क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वाड्रेंट या हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, नाम से पता चलता है। देखिए क्वाड्रेंट चतुर्थांश चौथा पार्ट। ठीक है, तो अगर चौथा पार्ट पूछा जाए तो चौथा पार्ट जो वो 90 डिग्री ही बनाता है, उसमें एंगल नहीं दिया होगा। उसमें आपको समझने की बात है कि 90 डिग्री ही एंगल लेना पड़ेगा। इसमें तो सीधी ऐसी बात है। और देखिए इसको जो वो दो तरीके से किया जा सकता था। एक तो इसने बोला एरिया ऑफ सेक्टर जो वो इसने 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री जो वो एंगल मान लिया मैंने। अच्छा, इस क्वेश्चन को नहीं बोल रहा मैं, एरिया ऑफ जो भी क्वाड्रेंट होता है उसको बोल रहा हूँ। अगर आप जो वो पूरे सर्कल का जो एरिया निकालें तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। अगर मैं इसको जो वो 4 से डिवाइड करें तो फोर्थ पार्ट निकल जाएगा। तो ऐसे भी जो आप इसको कर सकते हैं। वैसे भी फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर मैं थीटा जो वो 90 डिग्री लेता हूँ तो वही बनने वाला है। देखिए 9 4 जा 36, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही बचेगा लास्ट में। ठीक है, तो वही जो वही लॉजिक है। ठीक है, इसको आप समझिए अच्छे से। तो इसने बोला था कि 6 सेंटीमीटर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री जो वो फार्मूले में पुट करना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास, आर दिया है इसने 6, तो आर स्क्वायर है 6 मल्टीप्लाई बाई 6। और यहाँ पे थीटा कितना है दिया हुआ है इसने 60 डिग्री, तो मल्टीप्लाई 60। इस 60 से जो वो 360 काट दिया मैंने, 6 बचा नीचे, 6 से 6 काट दिया तो 22 6 जा करिए मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करिए। तो आपका आंसर जो वो यहाँ पे 18.85, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, तो 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो वो यहाँ पे है 15 क्वेश्चन नंबर। काफ़ी टाइम जो वो हो चुका है। चलिए इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। बाकी क्वेश्चन जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज जो वो एमसीक्यू जो वो कंप्लीट करते हैं। देखिए वैसे तो 10 मिनट या 5 मिनट या 5-6 मिनट में जो वो मैं कंप्लीट कर सकता, लेकिन इसको जो वो डिटेल में जो वो आप समझिए ताकि आपको जो वो अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट दिया है, एक टेंजेंट दिया है पी ए और पी बी, दो टेंजेंट है। ठीक है, ए पॉइंट दिया है पी और सर्कल है कोई, सेंटर है ओ। देखिए इसने क्या बोला है कि एक सर्कल है, सेंटर जो वो इसका ओ है। यहाँ पे इसने बोला है कि पी ए और पी बी, पी जो वो एक पॉइंट है यहाँ पे, तो पी ए से लेकर के ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है, और पी से बी तक। तो यहाँ पे जो वो एक दो टेंजेंट जो वो ऐसे जा रहे हैं। इसने बोला कि इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, तो 80 डिग्री जो वो यहाँ पे है। फिर इसने जो वो क्या पूछा, देखिए अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसको मिला दूं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने जो वो कौन सा एंगल पूछा, ए वाला एंगल नहीं पूछा। देखिए जब भी आपको ऐसे डायग्राम बने तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ठीक है, जो यहाँ पे 80 लिखा है और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसको भी आप याद रखिए। सप्लीमेंट्री मतलब हिंदी में अपूरक, अपूरक का मतलब है दोनों को प्लस करके जो वो 180 बनना चाहिए। तो 180 जो बनना चाहिए इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 बन जाएगा। ठीक है, ये जो वो 100 बना दिया हमने। अब जब भी ये बीच में से काटेगा ऐसे, इसने जो कौन सा पूछा, इसने पूछा पी ओ और ए। इसने ए वाला एंगल पूछा, मैं ब्लैक से जो इसको बताता हूँ, इसने ए वाला एंगल पूछा यहाँ पे। ठीक है, आधा पूछ लिया तो 100 जो वो यहाँ पे टोटल बना था, 100 का हाफ हो जाएगा 50। आप जो वो यहाँ पे कोई भी लॉजिक जो वो रीजन बता सकते थे कि यहाँ पे जो वो जैसे 100 है बीच में से जा रहा है तो 50 है। ठीक है, या तो आप कोई भी सिमेट्री जो वो यहाँ पे लगा सकते हैं थे कि यहाँ पे जो वो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल जो भी सिमेट्री आपने पढ़ी है। ठीक है, तो वो वैसे भी जो आप इसको बता सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ए आ गया वो क्वेश्चन कि आपने जो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस दिया है। अब देखिए सर्कल है, सर्कल का क्वाड्रेंट जो वो फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट फिर के लिए जो आपको फार्मूला है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 60 डिग्री। एक तो ये फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो वो आर जो वो नहीं दिया है, इसमें सरकमफ्रेंस दिया है। तो पहले तो आपको 2 पाई आर सरकमफ्रेंस दिया है, तो 2 पाई आर के इक्वल जो वो आपको 22 दिया है तो 22 रखना पड़ेगा। फिर जो वो आर निकालिए यहाँ से, फिर आर की वैल्यू जो वो इसमें डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू में वैसे तो नहीं दिखने वाला, लेकिन जो वो 2 या 3 नंबर में जो आपको 2 या ढाई या 1 में तो नहीं आएगा, 2 नंबर के आसपास जो आपको ये देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें से आर निकालिए पहले, फिर जो वो आर में से जो आप आर में जो आप मतलब कि ये सर्कल का जो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो जो वो फार्मूला लगा करके, देखिए जो भी एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही होता है फार्मूला। तो इसमें जो वो पुट करिए, थीटा क्या भरना है, थीटा 90 डिग्री ही भरना है। ठीक, क्योंकि क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो वो आर जो वो निकलेगा, फिर जो वो इसमें पुट करेंगे 90, तो ये जो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 17 रेडियस ऑफ ए कोन। तो कोन दिया है, कोन मतलब कि शंकु, तो रेडियस दिया है इसका 3। अच्छा रेडियस ही लिखा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ ए कोन थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे भी हो गया है शायद। तो यहाँ पे रेडियस और रेडियस एंड ऐसे होना चाहिए था, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रेडियस जो वो 3 है और जो वो यहाँ पे हाइट जो वो इसकी 7 है। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं थोड़ा सा इसके कोण की। तो रेडियस हमारे पास जो वो 3 है और इसकी जो हाइट है, स्लैंट की हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसने अगर वॉल्यूम पूछा है तो स्लैंट हाइट का यहाँ पे काम है नहीं वैसे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वो इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एच जो वो यहाँ पे गिवन है। अच्छा यहाँ पे अगर स्लैंट हाइट भी दी होती तो आप जो वो जो भी हम आपकी पाइथागोरस थ्योरम है उसमें से आपको जो वो दूसरी वाली हाइट जो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है, समकोण त्रिभुज ही बन रही है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ए वाला फार्मूला यूज़ करके जब आप हाइट जो वो 7 सेंटीमीटर है, रेडियस जो वो यहाँ पे इतना है, तो इसको सॉल्व करके जो आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वो क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ए तो नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ए इतना बड़ा आंसर भी नहीं आने वाला है, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक करिए, खुद करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। 18 मीडियन माध्य का फार्मूला पूछ लिया। यहाँ पे जो मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ पे जो वो डैश है, मतलब कि यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे नीचे क्या होगा, तो यहाँ पे जो वो एफ होगा। ठीक है, तो आपको अगर मीन मोड और मीडियन तीनों फार्मूले पता है, मीन में जो वो 2-3 फार्मूले हैं जिसमें यू आई निकलता है, कई सारे जो वो यहाँ पे बनते हैं छोटा करने के लिए उसको। ठीक है, तो वैसे आपको पता होना चाहिए सब कुछ, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो मीन का फार्मूला जो नेक्स्ट है, तो फार्मूला लिखा है यहाँ पे एक्स बार। देखिए ये ऐसे क्वेश्चनों में जो वो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, खास बात क्या है कि एक्स बार लिखा है। एक्स बार का मतलब है कि ये मीन का फार्मूला है। ठीक है, जब बार लगा होता है तो मीन का फार्मूला है ए प्लस एच और सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिखा है। फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू आई इक्वल टू, तो ये पूछ रहा है यू आई, जब आपने टेबल बनाया तो यू आई जो आपने क्या लिया, तो ठीक है ये पूछ रहा है। अब देखिए लास्ट जो माध्य का फार्मूला है वो जो इसने लिखा है, तो यू आई की वैल्यू आपने क्या डाली है, यू आई कैसे निकाला है वो पूछ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है इन क्वेश्चनों में, ठीक है, आप समझते हैं कि बहुत सारे फार्मूले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो वो उन वैल्यूज को छोटा करने के लिए जो वो आपने एक एज्यूम मीन लिया था उसको जो वो सभी में से माइनस कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर उसको और छोटा करना था तो जो आपने क्या किया है उसमें से जो वो एच जो वो डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, और छोटा कर दिया तो एच डिवाइड भी कर दिया एक एक नंबर से। ठीक है, छोटा करने के लिए सब कुछ जो वो यहाँ पे अलाउ है। लेकिन जब भी आप कुछ करते हैं, जैसे जैसे जो वो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7/2 है या √2 है। ठीक है, तो आपने जो इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं हम लोग, तो आप क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। जब अपनी मर्जी से जो √2 लिया है, मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो 1/2 डिवाइड भी तो करना पड़ता है। ठीक है, तो यही जो वो लॉजिक है कि आपको जो वो यहाँ पे जब आपने छोटा करने के लिए जो वो ए प्लस किया था तो फार्मूले में ए जो वो माइनस भी करना पड़ेगा, या आपने जो वो फार्मूले जब पहले जो वो ए माइनस किया तो फार्मूले में प्लस करना पड़ेगा, या आपने फार्मूले में जो वो यहाँ पे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फार्मूला जो वो ये फिक्स है, पहले से ही बना हुआ है अच्छे से। तो इसमें जो वो यू आई की वैल्यू पूछ रहा है, यू आई की वैल्यू क्या होगी देखिए, इसमें से बनाइए। देखिए ए प्लस हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्स आई में से ए माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एच है इसके साथ जो वो चिपका हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मतलब है कि पहले आपने डिवाइड किया होगा, तो ए जो वो फार्मूला बन गया यहाँ पे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो कुछ इस तरह से जो वो ये मीन के फार्मूले बने हैं, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉजिक है नहीं वैसे, ये जो मैंने बताया वैसे ही जो वो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं, बाकी जो वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पी इज टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर दिया है, ओ पी इज टू 4 हो, तो आपको जो ओ पी ए निकालना है। अच्छा ओ पी ए जो वो 30 दिया है, देन ए पी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो वो देखिए काफ़ी अच्छा ए भी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो वो एक पॉइंट है पी, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है ए की तरफ, और ये जो वो ओ पर सेंटर है, तो यहाँ पे जो वो एक ऐसे मिला दिया है इसने। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊँ तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में जो वो एक साइड गिवन है हमारे पास, वैसे मैक्सिमम ऐसा होता है कि 2 साइड गिवन होती है और पाइथागोरस से जो वो तीसरी साइड हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिए हमेशा ही इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो इसके अपोजिट वाला जो वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब कि सेंटर से जो भी लाइन जाएगी उस पॉइंट तक वो जो वो हाइपोटेन्यूज ही होगा हमेशा ही।
ठीक है। बाकी ये जो बेस है वो चेंज हो सकता है। जैसे ये जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, देखिए ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज जो वो सबसे बड़ी कर्ण जो वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो सबसे बड़ी साइड जो वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो फिक्स है हाइपोटेन्यूज सबसे पहले ही। तो जो सेंटर से पॉइंट तक है वो हाइपोटेन्यूज ही है। लेकिन बेस जो वो कभी हम इसको मान लेंगे, कभी इसको मान लेंगे, वो डिपेंड करता है एंगल पर। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है यहाँ पे कि जैसे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल पूरा है, तो 90 डिग्री होगा एंगल, तो बेस जो वो ए लेंगे हम लोग, और ये जो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जो वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ पे जो वो क्या लॉजिक लगाना था हमने, यहाँ पे जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक एंगल दिया होता है और एक साइड दी होती है तो दूसरी साइड निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, ए पी पूछा है, तो ए से पी तक जो भी टेंजेंट है उसकी जो वो डिस्टेंस पूछी है, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक, तो वो जो वो निकल जाएगी, क्योंकि ए हमारा जो वो बेस है और ए हमारा जो वो हाइपोटेन्यूज है। तो बी और एच अपॉन बी का जो वो कोई भी जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी लॉजिक लगा करके जो आप इसको निकाल सकते थे, तो इसका आंसर जो वो मेरे ख्याल से 2√3 आ जाएगा। आप इसको खुद करिए, खुद करेंगे तो काफ़ी अच्छे से जो आपको देखिए खुद करते हैं तब जो वो समझ आता है। जब कोई बताता है तो जो आपको समझ तो आ जाता है, लेकिन उसको जो आप थोड़ी देर के लिए याद रखते हो, फिर जो वो 1-2 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन जब आप खुद करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब जो वो आपको बहुत टाइम तक जो वो याद रहने वाला है। इसलिए जो वो खुद करिए इसको, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसका निकालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसकी वैल्यू निकालिए, या इसका वृत्त की जो वो रेडियस पूछा है तो वो भी जो वो उसके बाद निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, या तो आप एक जो वो साइड निकल गई, जैसे 2 साइड निकल गई, तो इसी जो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। या आपने पाइथागोरस यूज ही नहीं करना है, तो जो आप यहाँ पे जो वो ये था हमारे पास ये था हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये था हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशो जो वो लगा करके जो वो इस रेडियस को भी आप निकाल सकते हो, त्रिज्या को भी निकाल सकते हो। तो ऐसी जो वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब के लिए जो वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट भी करिए। अच्छा लगा हो या कोई गलती होगी तब तो आप ज़रूर जो वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे जो वो गलत बोल दिया हो। कई बार जो वो देखिए गलती जो वो इंसान से ही होती है। ठीक है, तो वो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ जो वो मैंने अपनी तरफ से जो बिल्कुल सही बताया है, लेकिन गलती जो वो हो सकती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलती नहीं होगी, गलती हो सकती है। वैसे तो मैंने ठीक ही बताया है सब कुछ। ठीक है, तो आप देखिए अगर गलती हो गई हो तो बताइए ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।